अनुराग टांक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अनिश्चितता। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अनिश्चितता का मतलब होता है कि पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया ना होना। पुष्प के अंदर परागकण के अंदर नर युग्मक बनते हैं, जबकि बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? मादा युग्मक पाया जाता है। अगर नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में आपस में नहीं जुड़ पाता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है? अनिश्चितता कहलाती है। अनिश्चितता होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की देखने को मिलती है। सबसे पहली जो अनिश्चितता आती है उसको हम अंतराजातीय अनिश्चितता या असंगतता के नाम से जानते हैं। दूसरी जो अनिश्चितता आती है उसे हम आंतरजातीय अनिश्चितता के नाम से जानते हैं। इसे हम स्व अनिश्चितता भी कहते हैं। क्या होते हैं ये? देखिए, अंतराजातीय अनिश्चितता का मतलब होता है कि जब दो एक ही वंश के दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि गेहूं की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, इन प्रजातियों के मध्य अगर निषेचन की क्रिया अगर ना हो पाए तो उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं? अंतराजातीय अनिश्चितता की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। जबकि आंतरजातीय अनिश्चितता के अंदर एक ही प्रजाति के मध्य निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, जैसे कि प्रिमूला पादप। प्रिमूला पादप हमने पहले भी पढ़ा है, जिसका डायग्राम आपके सामने आ रहा है। दरअसल प्रिमूला पादप के अंदर कुछ फॉल्ट पाए जाते हैं, जैसे कि उसके अंदर कई बार जायांग छोटा होता है, पुंकेसर बड़े होते हैं, कई बार पुंकेसर छोटे होते हैं, जायांग बड़ा होता है। इस कारण से उसके अंदर निषेचन की क्रिया बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो इस प्रकार का अगर निषेचन अगर नहीं हो पाता तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? आंतरजातीय अनिश्चितता के नाम से जानते हैं। और आंतरजातीय अनिश्चितता को हम किस नाम से जानते हैं? स्व अनिश्चितता के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जो स्व अनिश्चितता होती है वह भी दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि जब पराग कणों का निर्माण करने वाले जो उत्तक होते हैं, जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो आगे जाके किसका निर्माण करती है? पराग कणों का निर्माण करती है। तो पराग कणों का निर्माण करने वाले जो उत्तक होते हैं उनके डीएनए के अंदर ही कुछ इस प्रकार का फॉल्ट रह जाता है, जिसके कारण से ये आगे जाके निषेचन की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार का अगर निषेचन नहीं हो पा रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता के नाम से जानते हैं। दूसरा जो स्व अनिश्चितता आती है उसका नाम है युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता का मतलब होता है कि नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कि जो अंकुरित परागकण होता है उसके अंदर ही कुछ इस प्रकार के डीएनए फोल्ड रह जाते हैं, जिसके कारण से उसके अंदर अंकुरण देखने को नहीं मिलता है। और अंकुरण अगर हो भी जाता है तो उसके अंदर नर युग्मक कुछ अनडेवलप सा रह जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अगर नर युग्मकोद्भिद के अंदर कुछ इस प्रकार के फॉल्ट पाए जाए जिसके कारण से उसके अंदर निषेचन की क्रिया ना हो पाए तो इस प्रकार की स्व अनिश्चितता क्या कहलाती है? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाती है। ये वाला टॉपिक आपके फोर्थ लेसन चौथे पार्ट के अंदर बड़े विस्तार से दे रखा है, तो वहां पर इसको और भी ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है निषेचन। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक का नाम आ रहा है निषेचन। निषेचन देखिए, आपने पुष्प की आंतरिक संरचना पढ़ी। पुष्प की आंतरिक संरचना के अंदर अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर डायग्राम बनाया जाए तो पुष्प के आंतरिक संरचना के अंदर ये वाला भाग कौन सा है? जायांग वाला भाग है। और ये वाला भाग कौन सा है? पुंकेसर भाग। तो दरअसल निषेचन की क्रिया होती क्या है? इसकी एक सिंपल सी परिभाषा कि जब परागकण होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक पाए जाते हैं, आपने पढ़ा है। और परागकण की जो आंतरिक संरचना होती है उसको
अंतचोल कहते हैं। बाह्य संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? बाह्यचोल के नाम से जानते हैं। और इस परागकण के अंदर क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो बीजांड होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। और अंडाशय के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना और पाई जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। ये अंड कोशिका और ये इसकी दोनों सहायक कोशिका हो जाती है। ठीक है, तो निषेचन हम कहते किसे? दरअसल पराग कणों के अंदर उपस्थित नर युग्मकों का बीजांड के अंदर उपस्थित मादा युग्मकों के साथ में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक का बीजांड के अंदर उपस्थित मादा युग्मक के साथ में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन का पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, मतलब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में किस प्रकार से जुड़ता है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो निषेचन के अंदर जो पहला टॉपिक आपके आ रहा है उसका नाम है पराग कणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। पहला जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है पराग कणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का निर्माण। देखिए किस प्रकार से पराग कणों का अंकुरण होता है और किस प्रकार से पराग नलिका का निर्माण होता है। तो ये वाला भाग कौन सा है? जायांग का भाग है। और जायांग का सबसे शीर्षस्थ भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा है? परागकोश है। और परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि यह परागकण होता है, यह कहां पर आ जाता है? जायांग के ऊपर आ जाता है या फिर वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है। और जो परागकण होता है उसकी जो बाह्य संरचना होती है उसको हम बाह्यचोल कहते हैं। और आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? इसकी अंतःचोल कहलाती है। और इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? आगे जाके दो नर युग्मक इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला निषेचन का प्रोसीजर आता है, उसका काम है कि पराग कणों का अंकुरण कैसा होगा और पराग नलिका का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं। वर्तिकाग्र के ऊपर विशिष्ट प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं, शुगर पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी नमी युक्त पदार्थ पाए जाते हैं या लिक्विड्स पाए जाते हैं। इन लिक्विड्स का या तरलीय पदार्थ का यह परागकण क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और अवशोषण करने के बाद में अपनी आकृति में क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। और इसका आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसकी बाह्य संरचना क्या कहलाती है? बाह्यचोल। जबकि आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? अंतःचोल। क्या कहलाती है? अंतःचोल। तो सबसे पहले परागकण इसके ऊपर आएगा, अपने आकार में वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद में जो अंतःचोल होता है, जो अंदर का आवरण होता है, उसके अंदर क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। और वह बाह्यचोल के ऊपर उपस्थित जनन छिद्र के माध्यम से कहां पर आ जाता है? बाहर की तरफ आने लग जाता है। इस प्रकार से या फिर अंकुरित होना प्रारंभ कर देता है। जो जनन छिद्र होता है इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। अगर किसी परागकण के ऊपर एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है तो इसे हम एक नलिकीय कहते हैं। यानी एक नलिका अगर बनती है तो उसे हम एक नलिकीय परागकण कहते हैं। और यह जो एक नलिकीय परागकण होता है यह आपको सरसों के अंदर देखने को मिलता है, जिसका डायग्राम आपके सामने आ रहा है। दूसरा, अगर परागकण के अंदर अगर जनन छिद्रों की संख्या क्या है? अधिक है, तो इसके अंदर पराग नलिका का निर्माण भी 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। यहां से भी पराग नलिका निकल गई, यहां से भी पराग नलिका निकल गई। तो इस प्रकार की जो पराग नलिकाएं होती हैं या इस प्रकार का जो परागकण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बहुनलिकीय के नाम से जानते हैं। बहुनलिकीय के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का जो परागकण होता है वो आपको अक्सर कपास के अंदर देखने को मिल जाता है।
इस प्रकार से सबसे पहले परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आएगा, वर्तिकाग्र पर आने के बाद में अपने आकार में वृद्धि करता है और जनन छिद्र के माध्यम से उसके अंदर किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो इसका स्टेप आता है उसका नाम है पराग नलिका की वृद्धि होना। सेकंड जो स्टेप इसके अंदर आता है वो है पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि। अब जैसे ही ये जायांग वाला भाग था और जायांग वाले भाग के ऊपर कौन आ गया था, परागकण आ गया था। ठीक है, अब इस परागकण के द्वारा किसका निर्माण होना शुरू हो गया था, पराग नलिका का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब पराग नलिका सेकंड स्टेज के अंदर जा रही है, जिसके अंदर पराग नलिका की क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन वृद्धि होने के लिए जो ये वाला भाग होता है जायांग का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्तिका के नाम से जानते हैं, ये ठोस होता है। मतलब इसके अंदर क्या पाई जाती, कोशिकाएं पाई जाती, यानी यह नलिका खोखली नहीं होती बल्कि भरी हुई होती है। तो पराग नलिका आगे वृद्धि कैसे करेगी? दरअसल पराग नलिका के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम का त्याग किया जाता है और इस एंजाइम को हम पैक्टिनेज, इस एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। यह एंजाइम क्या करता है, जब इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है तो यह आसपास की कोशिकाओं को क्या करता जाता है, नष्ट करता जाता है, जिसके कारण से इसके आसपास स्थित जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं और इसके लिए क्या बन जाता है, मार्ग बनता जाता है। जैसे जैसे इसके लिए मार्ग बनता जाएगा वैसे वैसे यह गति करती रहेगी और गति करते हुए कहां तक पहुंच जाएगी, यह बीजांड तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि देखने को मिलती है। तीसरा जो इसका स्टेप आता है उसका नाम है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तीसरा जो स्टेप है उसका नाम है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब आपने यहां तक तो देखा कि पराग नलिका वृद्धि करके कहां तक आ गई थी, बीजांड तक आ गई थी। अब बीजांड के अंदर उसका प्रवेश किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे ये बीजांड का डायग्राम ले लो। ठीक, अब पराग नलिका जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो तीन तरीके से किसके अंदर प्रवेश कर सकती हैं, बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। ऊपर वाली हेडिंग मिटा देते हैं और डायग्राम को थोड़ा सा विस्तार में फैला के बता देते हैं। ठीक, अब होता ही है कि ऊपर से पराग नलिका आ रही है, ये वाली पराग नलिका ऊपर से आ रही है। ठीक है, अब ये तीन तरीके से बीजांड के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। सबसे पहला जो प्रवेश देखने को मिलता है, जो अधिकांश पादपों में आपको देखने को मिलता है कि यह जो पराग नलिका होती है वो सीधे कहां से, बीजांड द्वार से होते हुए किसके अंदर प्रवेश करती है, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रवेश होता है उसे हम बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं और अधिकांश पादपों के अंदर यही इसी प्रकार का प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, जो दूसरा प्रवेश इसके अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं निभागीय प्रवेश। यह बीजांड है और बीजांड का यह वाला भाग कौन सा है, निभाग। तो ऊपर से आने वाली पराग नलिका अगर सीधे निभाग से किसके अंदर प्रवेश कर जाए, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाए, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं, निभाग द्वारीय प्रवेश या डायरेक्टली निभागीय प्रवेश के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का जो प्रवेश होता है वो आपको केजुराइना प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। केजुराइना प्लांट किस प्रकार का होता है वो डायग्राम आपके सामने आ रहा है। थर्ड और लास्ट जो आपको पराग नलिका का प्रवेश देखने को मिलता है वो होता है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश मतलब बीजांड का यह वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, अध्यावरण होता है। तो पराग नलिका ऊपर से आए और सीधे अध्यावरण से होते हुए किसके अंदर चली जाए, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार का प्रवेश क्या कहलाता है, अध्यावरणीय प्रवेश कहलाता है। और इस प्रकार का जो प्रवेश होता है, जो प्लांट होता है उसका नाम है कद्दू, उसके अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से बनने वाली जो पराग नलिका होती है वह बीजांड के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है।
नेक्स्ट और लास्ट जो चौथा स्टेप आता है उसका नाम है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का चौथा और लास्ट स्टेप है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। भ्रूण कोश में प्रवेश, जैसे कि ये अपना बीजांड हो गया, ठीक है। और बीजांड के अंदर क्या पाया जा रहा था? भ्रूण कोश पाया जा रहा था। और इस भ्रूण कोश के अंदर मुख्य रूप से ये नीचे की दो कोशिकाएं सहायक कोशिका और एक कोशिका अंड कोशिका, और यहाँ पर द्वितीयक केंद्र, और यहाँ पर क्या जा रही थी? 3 कोशिकाएं, जिसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ये वाला हमने पहले ही टॉपिक पढ़ लिया था। तो पराग नलिका जब वृद्धि करती है तो बीजांड में प्रवेश कर रही, तो बीजांड में अक्सर उसका प्रवेश कहां से देखने को मिलता है? बीजांड द्वार से ही देखने को मिलता है। ये पराग नलिका बीजांड द्वार में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। बीजांड द्वार में प्रवेश करने के बाद में अब वो किस में प्रवेश करने जा रही है? भ्रूण कोश में प्रवेश करने जा रही है। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के लिए भी उसके लिए 3 मार्ग अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला जो मार्ग होता है वो होता है कि 2 सहायक जो कोशिकाएं होती है, इन दोनों के मध्य में से होते हुए वो कहां पर आ जाएगी? भ्रूण कोश के अंदर आ जाएगी, है ना। पहला जो स्टेप होता है वो दोनों सहायक कोशिकाओं के अंदर से होते हुए किसके अंदर प्रवेश कर जाएगी? भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाएगी। अधिकांश यही देखने को मिलता है। दूसरा ये कैसे प्रवेश करती है कि एक सहायक कोशिका और दूसरी भ्रूण कोश की जो भित्ति होती है, ये वाली, ये सहायक कोशिका और ये भ्रूण कोश की भित्ति, इन दोनों के मध्य में से ये क्या कर जाती है? भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक लास्ट स्टेप और होता है, या फिर यह इस मार्ग से प्रवेश कर सकती है। जैसे कि ये सहायक कोशिका होती है, तो इसी सहायक कोशिका के अंदर से होती हुई, सहायक कोशिका के अंदर से होती हुई ये किसके अंदर प्रवेश कर सकती है? भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार 3 मार्ग इसके लिए अवेलेबल रहते हैं, जिसके अंदर से यह अधिकांशतः 2 सहायक कोशिकाओं के मध्य में से होते हुए ही किसमें प्रवेश करती हैं? भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। और जैसे ही ये पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है तो इसका जो शीर्ष का भाग हो जाता है वो क्या हो जाता है? फट जाता है। और शीर्ष के भाग फट जाने के कारण से इसके अंदर से जो 2 नर युग्मक होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और दोनों नर युग्मक में से एक जो नर युग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक के साथ में जुड़ जाता है, और एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। आज जो हमने पढ़ा वो निषेचन की क्रिया पढ़ी कि किस प्रकार से निषेचन की पूरी क्रिया विधि होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।